कई सारे लाखों में स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसको लेते हैं इस एग्ज़ाम को प्रतिवर्ष। और उस समय जब हमने लिया था 1980 में, उस समय भी यह एक बहुत ही कठिन इम्तिहान माना जाता था। तो अरुण जी, जैसा आपने बिहार राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, आपने महत्वपूर्ण पदों में काम किया, कैसे अडेप्ट करता है कोई भी आईएएस अधिकारी स्टेट लेवल और फिर सेंट्रल लेवल पर? देखिए, आईएएस एक ऑल इंडिया सर्विस है, तो ऑल इंडिया सर्विस की परिभाषा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंदर सेवा करना पड़ता है। और एक कार्डर सिस्टम होता है जिसमें कि आपको एक कार्डर अलॉटेड होता है। मुझे बिहार कार्डर अलॉट हुआ था, तो एक ऑल इंडिया सर्विस होने के नाते हमारा पर्सपेक्टिव ऑल इंडिया का था, जिसमें कि स्टेट में भी कार्य करने में उतना ही उत्साह से मैंने कार्य किया। और जब केंद्र सेवा में आया तो यहाँ भी मैंने पाया कि सेवा के कई नए डायमेंशंस और अवसर मुझे मिले और मैंने उसी उत्साह से उस कार्य का भी निर्वहन किया। तो जैसे आपने, चाहे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, या केंद्र की अगर बात करें, आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री, इस समय आप स्पेशल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस में, कैसे अडेप्ट करते हैं? देखिए, बाय ट्रेनिंग एक आईएएस ऑफिसर को कई प्रकार के वैरायटी के जो उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। और आईएएस एक जनरलिस्ट सर्विस है, लेकिन इसके अंदर स्पेशलाइज करने के भी अवसर मिलते हैं। तो मैंने राज्य सरकार के अंतर्गत कई विभागों में काम किया, जैसे कि फूड एंड सिविल सप्लाईज में, एक्साइज एंड टैक्सेशन में, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में, कल्चर डिपार्टमेंट में। और फिर जब मैं भारत सरकार 2006 में आया तो करीब 5 वर्ष मैंने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद 1 वर्ष मैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता पदाधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया। और लगभग 3 वर्षों से मैं अभी जो वर्तमान में हमारी पोस्टिंग है, तो पहले मैं एडिशनल सेक्रेटरी था इस डिपार्टमेंट में, और अब मैं विशेष सचिव हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में। तो क्योंकि आप प्रशासनिक सुधार विभाग से हैं, क्या लगता है आपको कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं? कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो जो ऑफिसर्स हैं हर लेवल के, उनकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण और मजबूत और बहुमुखी करने की आवश्यकता है। उसके बाद सर्विसेज के अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है, और सर्विसेज ज़्यादा सिटीजन सेंट्रिक बने, इसके लिए ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस को और ज़्यादा लाने की आवश्यकता है इसमें। पर जैसा डेफिनेशन सही है कि सिविल सर्विस एक सेवा है, तो क्या ये अन्य जॉब से अलग है? जी हाँ, अन्य जॉब से अलग है। इसमें सेवा भाव की प्रमुखता है। अन्य जॉब में भी यह कहना सही नहीं होगा कि सेवा भाव नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार की सार्वजनिकता, जिस प्रकार की समाज सेवा, देश सेवा का भाव एक सिविल सेवा के अंतर्गत जो अवसर मिलता है, मैं समझता हूं कि अन्य सेवाओं में शायद उस प्रकार का अवसर नहीं मिलता है। तो इस समय जो कार्यक्रम देख रहे हैं, खासतौर पर युवा जो प्रशासनिक सेवा में आना चाहें, कौन से एट्रीब्यूट्स हों कि वो इसमें आए? सबसे पहले तो कमिटमेंट होनी चाहिए पब्लिक सर्विस के प्रति। दूसरा, उनमें नेतृत्व के गुण होने चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज। टीम वर्क होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए उनको पब्लिक सर्विस के प्रति। मैं समझता हूं कि और सरकारी नीतियों और जो हमारे देश की नीति हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता, ये बहुत महत्वपूर्ण है सिविल सेवा के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए।
तो जैसे अब 21 अप्रैल हर साल सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इस दिवस को मनाने के पीछे? देखिए, यह दिवस जो है सिविल सर्विसेज डे, ये संपूर्ण सिविल सेवा के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपने जो मूल जो हमारे सिद्धांत हैं उन पर रीडेडिकेटेड होते हैं और पब्लिक सर्विस के प्रति हमारी जो कमिटमेंट है उसको हम रिन्यू करते हैं और एक्सीलेंस के प्रति हम और जागरूक होते हैं इस दिन को मना के। और इसके दायरे में क्या आता है? जैसा आपने कहा कि आईएएस ऑल इंडिया सर्विस है, उसके अलावा आईएफएस। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस हमारे यहाँ दो हैं, आईएएस और फॉरेस्ट सर्विस और आईपीएस, इनफैक्ट 3 हैं। और जो अन्य सेवाएं हैं जो केंद्र में हैं वे सेंट्रल सर्विसेज हैं और फॉरेन सर्विस भी एक सेंट्रल सर्विस के रूप में है। लेकिन यह सिविल सर्विस दिवस जो है ये सभी सर्विसेज के लिए है, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस हो या सेंट्रल सर्विस हो या और किसी प्रकार के राज्य की सेवा हो, सबके लिए ये सिविल सर्विसेज डे है। जी, ये सबके लिए दिन है। और एक महत्वपूर्ण और चीज जो होती है इस दिन वो है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किन कैटेगरीज में दिया जाएगा इस बार ये अवार्ड? प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस बाय सिविल सर्वेंट्स, ये अवार्ड सन 2006 से 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है इंडिविजुअल कैटेगरी, दूसरा है टीम कैटेगरी और तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी। तो सिविल सर्विस के लोग या तो इंडिविजुअल कैटेगरी में उन्हें अवार्ड मिलता या टीम में या ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में। जी, और इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि 21 के साथ साथ 20 अप्रैल को भी आज के दिन भी फंक्शन है। एक नए स्फूर्ति और उत्साह के साथ इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया है और इस बार 20 तारीख से ही 20 तारीख के दोपहर से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और ये 21 तारीख के संध्या काल तक चलेगा। तो इस बार 2 दिनों का कार्यक्रम है जो कि 20 तारीख से प्रारंभ होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब वापस आएंगे तो अरुण जी से जानेंगे सिविल सर्विसेज के रोल के बारे में। पोरीचा जीव घेतला तू आणि वर्तमान करून बोलते बेसरामासारखी? खरंच खरंच सांग, मिलाव आहे? नाही नाही, तू मिलाव नाही। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज सवेरे और आज हम बातचीत कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर अरुण झा जी के साथ। अरुण जी, ये बताइए किस तरह की चुनौतियां आती हैं किसी भी सिविल सर्वेंट को? सिविल सर्वेंट की जिंदगी में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले तो मुख्य चुनौती यह है कि वह अपने आप को लोगों के प्रति, जो एक आम आदमी है उसकी जो नीड्स हैं उसको अच्छी तरह समझे और अपने कार्य को सिटीजन सेंट्रिक बनाए। हमारा कार्य, हम मुख्य रूप से देश की नीतियों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से हमारा रोल है इसमें। तो इसको किस प्रकार बखूबी एक्सेलेंस के तौर पर हम इन कार्यों को करते हैं, ये मुख्य चुनौती हमारे सामने रहती है। तो फिर जो ट्रेनिंग मिलती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की अगर बात करें, उस समय किन चीजों पर फोकस होता है? और अब जब आप सुधार विभाग में हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है? लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में लगभग 2 वर्षों की ट्रेनिंग एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती है और इसी प्रकार अन्य जो हमारे सेवाएं हैं उनमें, उनकी एकेडमियों में भी ट्रेनिंग दी जाती है। मिला जुला के यह ट्रेनिंग लगभग 2 वर्षों की होती है, जिसमें कि प्रैक्टिकल एवं सैद्धांतिक ट्रेनिंग होती है।
इस ट्रेनिंग के कंपोनेंट कई तरह के होते हैं, और जैसे कि फाइनेंशियल सब्जेक्ट पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, अन्य जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको इस ट्रेनिंग में बताया जाता है, और केस स्टडी के माध्यम से कई प्रकार के गेस्ट फैकल्टी के लेक्चर के माध्यम से ट्रेनिंग को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की का प्रयास किया जाता है। अब ट्रेनिंग के ऊपर जो नया ट्रेनिंग पॉलिसी है हमारा 2012 में नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी नई आई है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि कॉम्पिटेंसीज कैसे बढ़ें ट्रेनिंग के माध्यम से, तो इस पर बहुत बल दिया जा रहा है। और मिड करियर ट्रेनिंग पर या स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग पर भी बल दिया जा रहा है ट्रेनिंग के माध्यम से। ट्रेनिंग के दौरान तकरीबन 3-4 हफ्ते थिएटर भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में हर तरह की चीजें, कला से भी कला और संस्कृति से भी जो कुछ चीजें हैं उनकी जानकारी और एक्सपोजर दी जाती है ट्रेनिंग में। पर कोई भी सिविल सर्वेंट हो, उसे अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए कितना फ्रीडम है या कुछ प्रेशर भी रहता है? सिविल सर्विसेज के अंदर काफी हद तक फ्रीडम रहती है अच्छे कार्य करने की, और कई बार जो उद्देश्य हैं, अगर ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं वो पब्लिक सेवा है और सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक सेवा है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए सिविल सर्विसेज में काफ़ी फ्रीडम मिलता है हम लोगों को कार्य करने का। पर क्योंकि सिविल सर्वेंट्स ने पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी क्लोजली काम करना है, तो कैसा रिश्ता रहता है? मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियंस और सिविल सर्विसेज के बीच काफ़ी प्रोग्रेसिव रिश्ता है, और रिश्ता कई बार जो ऑब्जेक्टिव्स जो दोनों के एक होते हैं और नीतियों का कार्यान्वयन करना, जो विभागीय नीति हैं, मंत्रालय की नीतियां हैं, उनको किस प्रकार इफेक्टिव तरीके से उनको लागू किया जाए, तो मैं समझता हूं कि मंत्री और विभागीय सचिव या अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके मूलभूत जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है कार्य करने में। But would you agree with the statement that any government, be it center or state, is as good as the bureaucrats it has? Largely, the bureaucrats are a very important instrument of governance, और इस प्रकार देखें तो ब्यूरोक्रेट्स और जो पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है उसमें सिविल सर्विस और ब्यूरोक्रेट्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि कम्युनिकेशन रहे तमाम मंत्रालयों में, सेंटर स्टेट में, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो? देखिए, ऐसा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो परिभाषा है कि आपस में काफ़ी कोऑपरेशन रहता है, और जो सेंटर की नीतियां हैं, सेंटर के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, उनका कार्यान्वयन राज्य स्तर पर होता है, इसीलिए दोनों के बीच अच्छा तालमेल रहता है, और एक कांस्टेंट डायलॉग स्टेट और सेंटर के बीच में हमेशा अनवरत रूप से बना रहता है, और कभी भी उसमें कोई आपसी तालमेल में कमी नहीं आती। जी, तो आपने जो अब तक कार्य किया है 35 सालों में, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जहां पर कोई चैलेंज आया हो, कैसे फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं? 33 साल की नौकरी में और सेवा में कई प्रकार के चैलेंजेस देखने को मिले, कई पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस हुए, कई जो है लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंज हुए अगर आप फील्ड में हैं, कई बार टाइमलाइन के चैलेंजेस होते हैं कि कोई बहुत बड़ा कार्य बहुत कम समय में पूरा करना पड़ता है, रिसोर्स के चैलेंज होते हैं कि रिसोर्स कम हो फिर भी आपको रिजल्ट देना है, आउटकम देना है, तो कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को। तो इन सब प्रकार के कई चैलेंजेस आए हैं और उसको बहुत ही धैर्य से और निष्ठा से उसको रिजॉल्व किया गया। So that prospective students can understand it better, what is life of an IAS officer like? What's a day like in the life of an IAS officer? Typically in the life of an IAS officer, every new day is a challenge. Every new day brings a new learning experience, and it's a challenge, and you have to brace up to the new realities
which come to you on a day to day basis. और मैं तो समझता हूं कि काफी इंटरेस्टिंग है और एक IAS ऑफिसर की जिंदगी